नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीडीपी की पीवाईक्यू क्लास, जिसमें आपकी सीडीपी की एक क्विक रीजन हो जाएगी। और इस पीवाईक्यू में आपके जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ वो आपके 2011 से 2022 तक के आपके जो पेपर में आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन हैं और जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं इन वीडियो में आपके पास करवा रही हूँ। इससे पहले भी मैंने सीडीपी की वीडियो डाली हुई है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप उसको जाकर वहाँ देख लीजिएगा। और अगर आपको अपना स्कोर अच्छा करना है तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में आंसर कीजिएगा ताकि पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। सामाजिक और शारीरिक आधार पर महिला और पुरुष में भिन्नता है। इस कथन का मुख्य लक्ष्य है कि महिला और पुरुष के भेद को डैश व्यवहार के द्वारा समुचित रूप में समझा जा सके। ऑप्शन ए है समायोजित, ऑप्शन बी है लिंग, ऑप्शन सी है मनोविज्ञान, ऑप्शन डी है तुलनात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी लिंग, क्योंकि जो जेंडर बायस किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है, वो लिंग के आधार पर किया जाता है कि ये महिला है, ये पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की वह तकनीक जिसमें मूल प्रावृत्तिक अभिप्रेरक का गुण पाया जाता है। ऑप्शन ए है कथन तकनीक, ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों के साथ अन्योन्य क्रिया, ऑप्शन सी है खेल पद्धति, ऑप्शन डी है व्याख्यान तकनीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी शिक्षार्थियों के साथ अन्योन्य क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है रटन की क्षमता का परीक्षण, ऑप्शन बी है पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, ऑप्शन सी है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, ऑप्शन डी है पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आपका आंसर जो है वो फाइंड कर सकते हो। जैसे कि आपके फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है यहाँ पर रटना है, ये जो रटना है रटने की क्षमता का परीक्षण, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास रटने की क्षमता का परीक्षण, जो कि आपका नेगेटिव ऑप्शन हो गया। फिर आपके पास पुनरुत्पादन रिप्रोडक्टिव व याद भी करना उसको, ये भी आपका नेगेटिव निकला है यहाँ से। फिर आप क्या है कि पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना, बच्चों की तुलना तो करनी ही नहीं है, किसी भी बच्चे की तुलना किसी के साथ नहीं करनी है। उसके बाद क्या रहता है आपका ऑप्शन सी, जो कि आपका पॉजिटिव है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन सी कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, ये आपका मूल्यांकन का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है। ऑप्शन ए है अपने साथ की आयु के बच्चे में घुल मिल जाना, ऑप्शन बी है मिट्टी के एक खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना, ऑप्शन सी है 10 तक के पहाड़ों को मुंह जुबानी याद कर लेना, ऑप्शन डी है माध्यमिक कक्षा की किताबों का अध्ययन कर लेना। तो आपने इसमें बताना है कि जो पूर्व माध्यमिक है आपके, उसमें बच्चों के लिए कौन सी क्रिया है जो एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है। यहाँ पर आपको कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहा होगा, अभी मैंने आपको बताया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि मिट्टी के एक खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना, ये क्या हो जाएगी, एक एक्टिविटी हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है। ऑप्शन ए है छात्रों की बुद्धि में अंतर, ऑप्शन बी है छात्रों के अभिप्रेरणा में अंतर, ऑप्शन सी है छात्रों की रुचि में अंतर, ऑप्शन डी है छात्रों की शारीरिक शक्ति में अंतर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, जो कारक आपका सर्वाधिक क्या होगा, उत्तरदायी हो सकता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कि छात्रों की बुद्धि में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। ऑप्शन ए है वह व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है, ऑप्शन बी है यहाँ पर आएगा आपका व्यावसायिक ही आएगा, ये व्यावसायिक।
बी में है बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। ऑप्शन सी है अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार है ताकि कम से कम त्रुटि हो। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी कदमों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कदमों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है, क्योंकि जो आपकी बुद्धि है वो व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि की जो है परीक्षण की अहम भूमिका भी निभाती है। फिर आपका आ जाएगा इसमें कि बुद्धि परीक्षण द्वारा छात्र क्या करते हैं, प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार है ताकि कम से कम क्या हो, त्रुटि हो। तो ये सारे आपके जो ऊपर दिए हैं सभी के महत्व का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं तो आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षार्थियों की पहचान हेतु निम्न में से किसे चुनेंगे? ऑप्शन ए है सभी शिक्षार्थियों की पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे। ऑप्शन बी है सभी शिक्षार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच करेंगे। ऑप्शन सी है सभी शिक्षार्थियों की ब्रह्मा जो आपकी जिसको कहा जाता है यहाँ पर बाह्य, यहाँ पर क्या आपका बाह्य विभिन्नताओं का पता लगाएंगे। और ऑप्शन डी है सभी शिक्षार्थियों की आर्थिक परिस्थिति की जांच करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यदि आप किसी नई कक्षा में शिक्षण के लिए जाते हैं तो आप क्या करेंगे? क्या करते हैं भाई? सबसे पहले पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सभी शिक्षार्थियों की पूर्व शिक्षा की जानकारी लेंगे। जानकारी क्यों लेंगे इसमें? क्योंकि बच्चों की प्री नॉलेज चेक करेंगे कि बच्चे को आता है या नहीं आता है। जब बच्चे को 2 शब्दों का जोड़ सिखाया जाता है, 2 शब्दों का जोड़ सिखाने से पहले जब वो नेक्स्ट क्लास में जाता है जहाँ पर बच्चे को 2 शब्दों का जोड़ सिखाया जाता है, तब बच्चे को वहाँ क्या चेक किया जाता है कि क्या बच्चे को वर्णमाला शब्द आते हैं, साउंड्स आती है बच्चे को, ए से अनार, आ से आम, क्या इन अक्षरों की पहचान है बच्चों को। अगर इनकी पहचान होगी और ये शब्द बच्चे को आएंगे तभी बच्चों को टीचर क्या करेगा, 2 शब्द के जो है 2 अक्षरों के शब्द सिखा पाएगा। तो यहाँ भी यही किया गया है कि सभी शिक्षार्थियों की पूर्व शिक्षा की जांच की गई है कि बच्चों को जानकारी लेंगे, उनके प्री एक्सपीरियंस से जानेंगे कि बच्चे को कितना आता है कितना नहीं। और यही प्रक्रिया बच्चों के साथ तब करनी चाहिए जब बच्चों को कुछ नेक्स्ट टॉपिक क्लास में करवाया जाता है, उसको नेक्स्ट टॉपिक को उनकी जो प्री नॉलेज है उससे जोड़कर उससे करवाना चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? ऑप्शन ए है शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक यह है कि वह उसके परिवार के बारे में जाने। ऑप्शन बी है शिक्षक केवल बालक की रुचियों को जाने। ऑप्शन सी है शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी न हो किंतु उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में उसे अवश्य पता होना चाहिए। ऑप्शन डी है बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? बाल केंद्रित में सबसे ज़रूरी क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, कि बालक के संबंध को शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की, जो कि आपके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? ऑप्शन ए है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। तो पहले इसका राइट आंसर कर लेते हैं कि उसके सक्रिय सदस्य कब बन जाते हैं बच्चे? सक्रिय सदस्य बन जाते हैं आपके किशोरावस्था में। तो आपकी बाल विकास की अवस्थाएं दी हुई हैं, आपकी बाल विकास की 4 अवस्थाएं इसकी अवस्थाएं दी हुई हैं आपके पास बाल विकास की, जिसमें आपका सबसे पहले आता है प्री नेटल स्टेज, जिसमें आपकी 4 विशेषताएं दी गई हैं। जो आपकी सबसे पहले क्या आएगी, कौन सी आएगी? प्री नेटल स्टेज, जिसको क्या कहा जाता है? आपकी प्रसव पूर्व अवस्था। आपकी प्रसव पूर्व जो अवस्था होती है, इस अवस्था में क्या आता है बच्चा? या तो बच्चा 9 मंथ से लेकर 280 डेज़ में इसका टाइम पीरियड होता है।
इसमें क्या होगा, बच्चा अपना जो कंसेप्शन है बच्चा क्या करता है, वहाँ से शुरू करता है प्री नेटल स्टेज से। फिर सेकंड नंबर पर आती है आपकी शैशवावस्था, जिसको इन्फेंसी स्टेज कहा जाता है, जहाँ से आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यहाँ आता है आपके पास सेकंड शैशवावस्था। कौन सी अवस्था आएगी आपके पास, शैशवावस्था, जिसको कहा जाता है इन्फेंसी स्टेज, जो कि आपकी होती है 5 वर्ष की। इसकी जो टाइम पीरियड है इसका 5 साल का होता है। इसमें क्या करता है, इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करता है, और उसका जो बच्चे का बिहेवियर होता है वो उसकी जो उसकी प्रवृत्तियाँ होती हैं, उसकी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, उन पर वो आधारित होता है। इसमें बच्चा क्या क्या करता है, जो आपकी 5 वर्ष की होती है, इस अवस्था में बच्चे में क्या देखी जाती है, सबसे ज़्यादा क्यूरोसिटी देखी जाती है, जिसको जिज्ञासा कहा जाता है। इस स्टेज में बच्चे की सबसे ज़्यादा क्या देखी जाती है, इसको जिज्ञासा, सबसे ज़्यादा जिज्ञासा देखी जाती है इसमें बच्चे की। फिर सेकंड पर क्या होगा आपका, बच्चा क्या करेगा इसमें, इस अवस्था में बच्चे की फीलिंग ऑफ लव होती है। फीलिंग ऑफ लव क्या होता है, बच्चा अपने आप से ही प्यार करता है। इसमें इस अवस्था में क्या होता है, फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ लव की अवस्था भी इसको कहा जाता है। फिर आता है आपके पास, इसको टॉय एज भी कहा जाता है। आपकी जो ये अवस्था होती है इसको क्या कहा जाता है, इसको टॉय एज भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा क्या करता है इसमें अपने खिलौनों के साथ खेलता है और अपने खिलौने वो किसी के साथ शेयर नहीं करता। फिर क्या कहा जाता है इसको, इमिटेशन स्टेज भी इसको कहा जाता है। इमिटेशन, अनुकरण, क्योंकि इस अवस्था में क्या करता है बच्चा, देख कर चीज़ों को सीखता है, अनुकरण करके उनको चीज़ों को इमिटेट करके उनको सीखता है। फिर आपका क्या है इसमें है नेक्स्ट, इस अवस्था को अतार्किक, एक तो आपका लॉजिकल थिंकिंग होता है, एक आपका अनलॉजिकल थिंकिंग। इसमें क्या होता है, अतार्किक चिंतन की अवस्था इसको कहा जाता है, आपकी अवस्था को। ये सारी चीज़ें आपकी इस अवस्था में आ जाएगी। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले बताया मैंने आपकी इन्फेंसी स्टेज जो शैशवावस्था होती है, इसमें आपकी जो आपका बच्चा है वो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होगा, और मूल प्रवृत्तियाँ जो बच्चे की होती है उस पर बच्चे का बिहेवियर डिपेंड करता है। फिर इसमें क्या आता है, बच्चे में सबसे ज़्यादा क्यूरोसिटी आती है, जो इन्फेंसी स्टेज होती है। बच्चे में फीलिंग ऑफ सेल्फ लव आता है, इसमें अपने आप से ही प्यार करने की भावना। फिर इसी को टॉयज़ भी कहा जाता है आपकी शैशवावस्था को, और इसी में बच्चा क्या करता है, इमिटेशन करके चीज़ों को सीखता है, और बच्चे का इसमें अतार्किक चिंतन भी होता है, जिसको अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट जो स्टेज आपके पास वो है आपकी स्टेज बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को कहा जाता है आपकी चाइल्डहुड स्टेज, जो कि आपकी इसका एज पीरियड होता है आपके पास 6 to 12 ईयर्स। ये आपकी 6 से 12 ईयर्स तक की एज इसको कहा जाता है, आपकी बाल्यावस्था। इसमें क्या करता है बच्चा, अब इस अवस्था में बच्चा सबसे पहले जो काम करता है वो होता है उसका लॉजिकल थिंकिंग। बच्चा इसमें तार्किक सोच जो है बच्चे की, तार्किक चिंतन इसमें बच्चा करना शुरू कर देता है। फिर जब बच्चा 6 ईयर्स का हो गया तो बच्चा क्या करेगा, 6 ईयर में स्कूल जाना शुरू करेगा। तो इसको क्या कहा जाता है, बच्चे की आरंभिक स्कूल की अवस्था भी इसको कहा जाता है। उसके बाद क्या कहा जाता है, इसको बच्चे को गंदी अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गंदी अवस्था, क्योंकि आपने देखा होगा इसमें 6 to 12 में क्या होगा, बच्चा अगर खेल रहा है उसके कपड़े गंदे हो गए हैं तो उसको अच्छा लगता है और उसमें खेलना, और यही सारी चीज़ें आपकी इसमें आ गई हैं। फिर इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है, जो आपकी बाल्यावस्था हो जाती है इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है। गोल्डन एज इसको कहा जाता है, और इसको आप स्मार्ट एज भी कहते हैं। स्मार्ट एज क्यों कहा जाता है, इसमें छोटे छोटे बच्चे जो आपके होते हैं 6 to 12 ईयर्स के, वो कैसे होते हैं, इसमें स्मार्ट से होते हैं, क्योंकि उनको दाढ़ी मूंछ नहीं आई होती ना, तो इसलिए वो स्मार्ट से लगते हैं, क्यूट लगते हैं वहाँ पर। इसको कहा जाता है गेम स्टेज। बच्चे इसमें क्या खेलते हैं, गेम स्टेज भी इसको कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, स्टोरेज स्टेज भी इसको कहा जाता है। स्टोरेज स्टेज क्यों कहा जाता है इसको, इसमें बच्चे चीज़ों को क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं बच्चे चीज़ों का। जैसे क्या होता है, बच्चे
कई बार आपने देखा होगा जैसे बच्चे कंचे खेलते हैं, तो कंचे खेलते हुए बच्चे क्या करते हैं, उनको अपनी बोतल में उसको भर के रख लेते हैं, उसको क्या करते हैं, स्टोरेज कर लेते हैं उन चीज़ों का। फिर क्या आ जाता है आपके पास इसमें, इसको गैंग एज, जो कि इसका क्या होगा कि टोली या समूह की अवस्था भी इसको कहा जाता है आपका। और इस जो आपकी ये अवस्था होती है, इसको यूनिक पीरियड भी आपका, अनोखा काल, इसको यूनिक पीरियड आपका कहा जाता है। यूनिक पीरियड, अनोखा काल इसको कहा जाता है। तो जो इसको एक बार से फिर रिपीट कर लेते हैं कि मैंने आपकी बाल्यावस्था में कौन कौन सी स्टेजेस बताई हैं। इसको लॉजिकल थिंकिंग कहा जाता है, इसको आरंभिक स्कूल की अवस्था कहा जाता है, इसको गंदी अवस्था कहा जाता है, इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है, स्मार्ट एज कहा जाता है, इसको गेम स्टेज कहा जाता है, इसको स्टोरेज स्टेज कहा जाता है इसको, और इसको यूनिक पीरियड भी कहा जाता है आपका। फिर इसके बाद आती है आपके पास जो आपकी लास्ट है इसकी स्टेज, किशोरावस्था, जिसके बारे में आपका क्वेश्चन था। वो कौन सी आपकी किशोरावस्था, जिसको आपका क्या कहा जाता है, एडोलसेंस। एडोलसेंस आपका इसको कहा जाता है। और ये आपकी 12 to 18 ईयर नियर होती है आपकी ये। इसमें क्या होता है बच्चे का, सबसे पहले क्या कहा जाता है इसको, जीवन का सबसे कठिन काल, जो सबसे कठिन काल होता है जीवन का, वो किसको कहा जाता है, वो आपका कहा जाता है, क से कठिन हो गया आपको और क से ही किशोरावस्था, वो आपकी किशोरावस्था को कहा जाता है। फिर इसको क्या कहा जाता है, संघर्ष। अब जब कठिन काल क्या होगा, कठिन काल में तो कुछ मुश्किलें आएंगी, तभी तो उसको कठिन कहा जाएगा। तो कठिन काल में क्या क्या हो जाता है आपका, संघर्ष की, तनाव की, आंधी तूफान, ये सारा इसमें, इसको संघर्ष की अवस्था कहेंगे। फिर इसको तनाव, आंधी तूफान, और फिर इसको उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। और ये आपका कौन से बाल में मनोवैज्ञानिक ने कहा, इसका स्टेनले हॉल ने कहा। इस जो आपकी ये लाइन है इसके बारे में स्टेनले हॉल ने आपका बताया है कि इसको जो आपकी एडोलसेंस किशोरावस्था है उसको संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। फिर आपकी इस अवस्था को क्या कहा जाता है, इस अवस्था में क्या होता है, विषम लिंगी आकर्षक होता है। जो गर्ल्स है उनका बॉयज़ की तरफ आकर्षण होता है और जो बॉयज़ है उनका गर्ल्स की तरफ आकर्षण होता है, ये आपका विषम लिंगी होता है। फिर आपका आता है इसमें आपकी हीरो वर्शिप की भावना होती है। हीरो वर्शिप की भावना का मीन्स क्या है कि इसमें बच्चा अपना किसी को एक आइडल मान लेता है। जैसे कि अगर वो बच्चा सलमान खान को देख रहा है तो सलमान खान को ही अपना मानेगा, उसी जैसे कपड़े पहनेगा, स्टाइल करेगा, और इवन उसकी जो हाव भाव होंगे, उसका बॉडी टेक्सचर होगा, उसमें भी वो अपना उसको इमिटेट करेगा उस चीज़ को। तो इसमें बच्चों की क्या होती है, हीरो वर्शिप की अवस्था भी होती है। और इसमें बच्चे क्या करना शुरू कर देते हैं, इसमें बच्चे एब्स्ट्रैक्ट जो उनकी थिंकिंग होती है वो करना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना शुरू करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है आपका, अमूर्त अवस्था इसको कहा जाता है। अमूर्त अवस्था ये इसका कहा जाता है। ये मैंने आपको 4 स्टेजेस बताई है। सबसे पहली कौन सी बताई मैंने आपको, प्रीनेटल स्टेज, फिर आपकी इन्फेंसी थी, फिर आपकी चाइल्डहुड, और लास्ट में क्या बताया, आपकी किशोरावस्था। ये सारी आपकी बाल विकास की जो थी अवस्थाएं थी। तो जो आपका क्वेश्चन था, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साथी समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं वो किशोरावस्था में। इसका राइट आंसर आ जाएगा किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है। पियाजे ने क्या कहा है उसको, जब समावेश हो जाता है तो क्या कहा है उसको, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एस्मिलेशन, जिसको आत्मसातकरण भी बोला जाता है। इन्होंने सात्मीकरण लिखा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बच्चे का नए विचारों का समावेश हो जाता है इसमें बच्चों का, जिसको एसिमिलेशन कहा जाता है। एसिमिलेशन नए विचारों के समावेश में क्या आ जाता है, जैसे बच्चे ने एक डॉग देखा जैसे, और वो डॉग है आपका ब्लैक कलर का। फिर बच्चे ने एक और डॉग देखा, फिर बच्चे ने वो डॉग देखा वाइट कलर का। तो बच्चे ने देखा कि ये डॉग, इसकी भी 4 टांगे हैं और इसका ये भी भों भों करता है, लेकिन इसका कलर वाइट है, इसका पहले वाले का ब्लैक है
और दूसरे वाले का वाइट है, तो बच्चे ने सोचा कि जो डॉग है वो ब्लैक कलर का ही नहीं होता, वो वाइट कलर का भी डॉग हो सकता है। ये आपका एसिमिलेशन होता है। और आपका एक होता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में क्या आ जाता है आपके पास, एकोमोडेशन में आपके पास आ जाता है जब बच्चा उसमें जो उसकी नॉलेज है बच्चे की उसको वो मॉडिफाई करता है। नॉलेज को मॉडिफाई करना वो आपका एकोमोडेशन हो जाता है। जैसे कि बच्चे को पता है कि ये आपका डॉगी है, यहाँ पर डॉगी है, इसकी 4 टांगे हैं, इसका कलर ब्लैक है, ये भूं भूं करता है। फिर बच्चे ने क्या देखा, बच्चे ने कैट को देखा जिसकी टांगे तो 4 थी, वो चल भी वैसे ही रही थी, लेकिन वो क्या कर रही थी, वो म्याऊं म्याऊं कर रही थी। तो बच्चे ने सोचा कि जिसकी 4 टांगे होती हैं और जो ऐसे चलता है वो क्या होता है, वो डॉग ही नहीं होता, वो कैट भी हो सकती है। तो उसको बताया गया बच्चे को, इसलिए अपने ज्ञान को उसने क्या किया, मॉडिफाई कर लिया। जब जहाँ पर मॉडिफाई, समावेशन, परिवर्तन करने की बात आए तो वहाँ पर आपका एकोमोडेशन हो जाता है, और जहाँ पर नए विचारों का समावेशन हो वहाँ पर आपका आत्मसात्करण या फिर सात्मीकरण, एसिमिलेशन ऐसे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है। यहाँ पर बाल विकास का सिद्धांत दिया गया है, जिसमें है सबसे पहले आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत, फिर है आपके पास यहाँ पर सामाजिक अधिगम सिद्धांत, फिर है एकीकरण का सिद्धांत, और डी में क्या आ जाता है आपके पास, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपके बाल विकास के सिद्धांत हैं, जिसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी, बी, ये सी, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण क्यों आया इसमें, क्योंकि बच्चा क्या करता है, पहले बालक पूरे हाथ को, फिर क्या करता है, फिर उंगलियों को, और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। तो इसमें बच्चे का कौन सा सिद्धांत आ रहा है, एकीकरण का सिद्धांत आ जाता है। यहाँ पर आपके जो ये बाल विकास का सिद्धांत है, यहाँ पर इसकी ये भी है कि एकीकरण में क्या होता है, ये आपके पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा आपका एकीकरण का सिद्धांत होता है। तो इसको ज़रूर करना, ये विकास सिद्धांत का भी आपका टॉपिक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, जो इसमें बच्चे के डोमेन पूछे जाते हैं। जैसे कि इसके आपके पास सिद्धांत भी होते हैं कि सिद्धांत में क्या क्या आ जाता है इसका, इसको एक इन शॉर्ट में एक्सप्लेन कर लेते हैं कि आपके पास सिद्धांत में क्या क्या आएगा। फर्स्ट में आ जाता है आपके पास समान प्रतिमान का सिद्धांत, जिसको प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न कहा जाता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत में क्या होगा आपके पास, इसमें क्या होगा कि जो इसके अनुसार जो प्रत्येक जाति है वो अपनी जाति के अनुरूप ही क्या करेगी, विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे कि इन ऑल ओवर आपका जो भी पूरा वर्ल्ड है, जितना आपका पूरा वर्ल्ड है, पूरे संसार में क्या होगा, क्या जो ह्यूमन के मनुष्य के जो बच्चे पैदा होते हैं, क्या सबका टांगे और उनकी बाजुएं, हाथ, मुंह, सिर सबका सेम होता है ना। सेम मीन्स उनका स्ट्रक्चर सेम होता है उनका, और प्रोसीजर भी उनकी सेम होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि जो आपका अमेरिका का बच्चा है उसके दूसरा स्ट्रक्चर होगा उसकी बॉडी का। कलर कॉम्प्लेक्स चेंज हो सकता है लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। ये आपका एक जातीय में आ जाता है, इसको समान प्रतिमान का या यूनिफॉर्म पैटर्न जिसको कहा जाता है। फिर सेकंड में आता है आपका जो विकास की दिशा का सिद्धांत होता है। जो सेकंड होता है आपकी वो विकास की दिशा का सिद्धांत होता है, जिसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, जिसको ये कहा जाता है। अब ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपका बार बार पूछा जाने वाला सिद्धांत है। इसमें आपका जो विकास है वो आपका विकास सिर से पैर की तरफ चलता है। जैसे ये बच्चा है आपका, ये बच्चा है आपका, तो इसमें जो आपका विकास होगा बच्चे का वो कहाँ से होगा, आपका सिर से पैर की तरफ बच्चे का विकास होता है। जब इस जो हमारी ये विकास की दिशा है, जब बच्चे का विकास सिर से पैर की तरफ हो रहा है तो इसको क्या कहा जाता है, सिफेलोडिकोटल इसको कहा जाता है। सिफेलोकोटल इसको इसलिए कहा जाता है, अब आप इसको ऐसे कर सकते हो, सी से आपका सिफेलोडिकोटल हो गया और सी से ये आपका सिर हो गया, ठीक है। आप इसको ऐसे रख सकते हो। और इसका जो नाम है इसमें, इसको मस्काधोमुखी भी कहा जाता है, मस्काधोमुखी।
बट ये रेयर ही आता है आपका, ज़्यादातर आपको सिफेलोकोडल ही दिया हुआ होता है। फिर आपका जब आपका सिर से पैर की तरफ है तो सिर से आपका सिर, सी से आपका सिफेलोकोडल। और दूसरी तरफ क्या होगा, जब आपका जो विकास है वो मध्य से शुरू होगा आपका, जब आपका बच्चे का जो विकास है वो मध्य से शुरू होकर बच्चे के कहाँ तक होगा, वो बाहर की तरफ होगा, बच्चे का विकास बाहर की तरफ होगा, तो इसको क्या कहा जाए, इसको प्रोक्सीमोडिस्टल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, प्रोक्सीमोडिस्टल इसको कहा जाता है। और इसको दूरभिमुख, जैसे उसको मस्को दो मुखी कहा जाता है, इसको दूरभिमुख। बट आपका पूछा क्या जाता है इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोक्सीमोडिस्टल ही कहा जाता है, उसमें सिफेलोकोडल आपका उसमें कहा जाता है। इसलिए विकास की ये 2 दिशाएं आपकी ज़रूर पूछी जाती हैं, सिफेलोकोडल और प्रोक्सीमोडिस्टल, तो इनको ध्यान रख लेना। सिफेलोकोडल का तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि सी से आपका सिफेलोकोडल होगा और सी से आपका सिर। वैसे सी से होता तो नहीं, बट इसको एज अ ट्रिक मान लिया है कि सी सिर हो गया, सिर ऐसे बात करते हैं ना, सिर। उसके बाद आपके पास आता है निरंतरता का सिद्धांत, जिसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इसमें क्या होता है, इसमें विकास क्या आपका, विकास एक आपका जैसे वृद्धि, अभी आपको नहीं करवाऊंगी बट थोड़ा सा बता देती हूँ। वृद्धि तो आपकी एक एग्जैक्ट जो टाइम है उसका, उसके अकॉर्डिंग चलती है आपकी, लेकिन विकास क्या होता है आपका, डेवलपमेंट क्या होती है आपकी, वो आपकी जीवन पर्यंत, इतना जो है मनुष्य की मृत्यु नहीं होती, वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसमें क्या होता है आपका, जो इसकी कहा जाता है गति होती है विकास की, वो उसमें आपका आ जाता है कि वो कभी आपकी मंद हो गई और कभी आपकी वो तेज हो गई, लेकिन आपका विकास जीवन पर्यंत चलता ही रहता है जब तक मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। फिर आपके पास आ जाता है, ये भी आपका 4 जो है इम्पोर्टेंट है, सामान्य से विशिष्ट। एक सिद्धांत ये है आपका सामान्य से विशिष्ट की तरफ। तो सामान्य से विशिष्ट की तरफ क्या है आपका, जिसको कहा जाता है जनरल टू स्पेसिफिक, जिसको आपका जनरल टू स्पेसिफिक कहा जाता है। जनरल टू स्पेसिफिक में क्या होगा, अब बच्चा इसमें क्या करेगा, मान लो आपके पास एक छोटा बच्चा है 2 मंथ का, 2 मंथ का जो बच्चा है वो सबसे पहले क्या करेगा, क्या वो बैठ सकता है बच्चा, नहीं बैठ सकता ना। तो जो आपका 2 मंथ का बेबी है वो क्या करेगा, पहले वो लेटा रहेगा, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे करके बैठना शुरू करेगा, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे करके चलना शुरू करेगा, फिर वो धीरे धीरे करके फिर क्या करेगा, दौड़ना शुरू करेगा। ऐसे आपका ये आपका जर्नल और ये आपका स्पेसिफिक, ऐसे आपका जो है ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है आपका विकास का सिद्धांत। फिर आपके पास आ जाता है पूर्वानुमान का सिद्धांत, जिसको प्रेडिक्शन कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन कहा जाता है इसको, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन, जिसमें पहले ही पूर्वानुमान लगाया जाता है। पूर्वानुमान कैसे लगा सकते हैं कि जैसे कि बच्चा है, अब जैसे एक बच्चा ऐसा है जो काम को बिल्कुल फास्ट, क्रिएटिव बच्चा है, काम को बिल्कुल अच्छे तरीके से करता है, 2 साल का बच्चा है और वो चीज़ों को जल्दी सीखता है, तो क्या कहेंगे उसको, ये तो क्रिएटिव बच्चा है और ये तो आगे जाके अच्छा करेगा और अपनी स्टडी में भी अच्छा होगा। तो ऐसे ही प्रीकास्टिंग की जाती है उसके लिए, प्रेडिकेटर उसको कर लेते हैं इसको, इसलिए इसको क्या जाता है आपका प्रेडिक्शनेबिलिटी का इसको सिद्धांत कहा जाता है। फिर आपके पास जो क्वेश्चन था आज का, ये एकीकरण का सिद्धांत, ये आ जाता है आपके पास। एकीकरण के सिद्धांत में क्या करता है बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है आपका, छोटा बेबी होते हैं, इसको क्या होता है, जैसे आप यूज़ करते हो अपनी फिंगर को अलग यूज़ कर लेते हो आप अपना, ठीक है, अपने बॉडी पार्ट्स को अलग अलग यूज़ कर लेते हो, लेकिन बच्चा क्या करता है, पहले पूरे होल हैंड, जो उसका हाथ होता है, पहले उससे चीज़ों को पकड़ना शुरू करता है बच्चा। फिर धीरे धीरे क्या करता है बच्चा, अपनी हथेलियों को यूज़ करना शुरू करता है। फिर धीरे धीरे बच्चा अपनी उंगलियों का यूज़ करना शुरू कर देता है। तो ये बच्चों में, जब बच्चों में एकाग्रता आ जाती है, एकीकरण हो जाता है उनमें, फिर बच्चा क्या करता है, उसको अपना एकीकरण का सिद्धांत उसको यहाँ पर शुरू होता है। कैसे शुरू होता है, फिर बच्चा क्या करेगा, हाथ को एक साथ मिलाकर काम करते हैं, तो ये क्या होता है, उसका एकीकरण का सिद्धांत हो जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका इसमें जो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसमें आपका व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत जिसको कहा जाता है।
तो व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है कि जो सभी बच्चे होते हैं आपके, उनका विकास क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है। इसका ये नहीं है। अब जो आपके क्रिएटिव बच्चे हैं एक आपके क्रिएटिव बच्चे होंगे और एक आपके मंदबुद्धि बच्चे होंगे। जो क्रिएटिव बच्चे हैं उनका विकास कैसे होगा, तेज गति से होगा, और जो मंदबुद्धि क्या है उनका थोड़ा रुक रुक कर विकास होगा। तो इसलिए ये क्या उसकी इंडिविजुअल पार्शलिटी भी उनमें पाई जाती है, डिफरेंस पाया जाता है। फिर आपके पास हो गया इसमें वर्तुलाकार या फिर आपका रेखीय, इसको कहा जाता है आपका स्पाइरल वर्सेस लीनियर। अब जो बच्चों में है विकास, वो कभी भी विकास ऐसे सीधी रेखा में नहीं चलता। विकास बच्चों का ऐसे सीधी रेखा में नहीं चलता। वो आपका कैसे होता है, ये आपका स्पाइरल होता है। स्पाइरल कभी कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, तो उसकी गति धीमी तो कभी तेज होती रहती है। और लास्ट में आ जाता है आपका इंटर डेवलपमेंट, जिसको अंतर संदर्भित विकास का सिद्धांत कहा जाता है। तो इसको क्या, इसमें क्या कहा जाता है, इसमें बच्चे के कौन कौन से गुणों को रखा जाता है, उसकी शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और उस अन्य प्रकार की जितने भी उसके अंदर अंतर संबंधित और जो भी परस्पर हैं विकास पर निर्भर करते हैं, इन सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो बालक होता है उसके बाल जीवन की नींव कौन सी होती है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, बाल जीवन की नींव कौन सी होती है। तो बाल जीवन की नींव कहा जाता है आपका बाल्यावस्था को। बाल जीवन की नींव कहा जाता है आपका शैशवावस्था को। किसको कहा जाता है आपका, शैशवावस्था को। और आपकी निर्माणकारी नींव किसको कहा जाता है, वो आपका बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है, बाल जीवन की नींव आपका शैशवावस्था को और निर्माणकारी नींव बाल्यावस्था को कहा जाता है। ये आपके मैंने सिद्धांत बताए हैं आपके बाल विकास के। तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि बच्चा उंगलियों के को एक साथ फिर उनको चलाना सीखता है, इसको कहा जाता है एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की रुचि का सिद्धांत बताता है कि ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों के जिस कार्यों में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करते। ऑप्शन बी है रुचि से शिक्षार्थियों का जीवन संवरता है। ऑप्शन सी है शिक्षक को शिक्षार्थियों में सीखने की रुचि पैदा करनी चाहिए। ऑप्शन डी है शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने में रुचि लेनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए कि शिक्षार्थियों की जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करते, क्योंकि बच्चे उन्हीं कामों को इंटरेस्ट से करेंगे जिनमें उनका इंटरेस्ट होगा, और उन्हीं को ही वो सीखते भी हैं जल्दी से, जिनमें बच्चों का इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। फर्स्ट में दिया है उन्होंने कक्षा में की गई अंतक्रिया, सेकंड में है परियोजना, थर्ड में है पोर्टफोलियो और फोर्थ में है आत्म आकलन। तो यहाँ पर क्या क्या किया जाना चाहिए, कक्षा में की गई अंतक्रिया इंटरेक्टिव भी होगी, परियोजना भी होगी, बच्चे का पोर्टफोलियो भी होगा और आत्म आकलन भी बच्चे का होगा, जिसको सेल्फ असेसमेंट कहा जाता है। तो चारों ही आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, यहाँ पर फोर्थ के फोर्थ सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनव एक बच्चा है जो 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में समक्ष है, जिसको सक्षम कहा जाता है। ये सक्षम है। ले-वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ऑप्शन बी है पूर्णबलन, ऑप्शन सी है परिपक्वता, ऑप्शन डी है प्रतीकवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, जो ले-वाइगोत्स्की हैं उन्होंने आपके पास बताया है समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD। इसमें क्या होता है, बच्चे को संकेत या इशारे देकर काम करवाया जाता है। ये आपका होगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र। एक स्कैफोल्डिंग बताया है, और जो आपके वाइगोत्स्की जी का ये सिद्धांत है उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है और भाषा पर उन्होंने जोर दिया है बच्चे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यदि शिक्षार्थियों को सामाजिक रूप से समुन्नत एवं परिपक्व करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है आप कक्षा के संदर्भ में विद्यार्थियों को पर्याप्त अवसर प्रदान करेंगे जिससे कि वह सामाजिक रूप से परिपक्व हो सके। ऑप्शन बी है आप विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं में शिक्षार्थियों को अधिकाधिक भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। ऑप्शन सी है आप शिक्षार्थियों को विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों को शांत रहकर बैठने को कहेंगे।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी, कि आप विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं में शिक्षार्थियों को अधिकाधिक भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डैश को बढ़ावा दे। ऑप्शन ए है निराशा, ऑप्शन बी है अभिसारी, ऑप्शन सी है अपसारी, ऑप्शन डी है मातृटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, अपसारी सोच। ये आपके पास दो इसमें दिए होते हैं, अभिसारी और अपसारी। जो आपका अभिसारी होता है इसको क्या कहा जाता है आपका? इसको कन्वर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है आपका। अभिसारी सोच को क्या कहा जाता है? अभिसारी सोच को कहा जाता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, जिसमें क्या करता है बच्चा, किसी भी जो उसने काम किया उसका उसके पास सिर्फ एक ही आंसर होगा। ये आपकी अभिसारी सोच है। इसको नेगेटिव भी माना गया है, क्योंकि जहाँ पर बच्चों को अवसर ना दिए जाए वहाँ पर वो आपका नेगेटिव देखा जाता है। तो अभिसारी आपका नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि इसमें बच्चों को क्रिएटिविटी दिखाने को नहीं मिलती। और इसको क्लोज एंडेड भी आपका कहा जाता है, क्योंकि इसका एक ही आंसर मिलता है, तो इसको क्लोज एंडेड कहा जाता है। जैसे कि क्या कहा जाएगा, बच्चे से पूछा कि आपका नाम क्या है, बस ये पूछ लिया बच्चे से, तो बच्चे ने अपना नाम बता दिया, तो बात ख़त्म वहाँ पर। एक होता है आपके पास अपसारी सोच, जिसको कहा जाता है आपका क्रिटिकल थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट जो चारों तरफ बटी हुई है, डाइवर्जेंट इसको। तो इसमें क्या होगा आपका डाइवर्जेंट में, इसमें बच्चों को अवसर मिलेंगे अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के। जैसे कि इसमें बच्चे से पूछ लिया, बच्चे से ये नहीं पूछा कि आपका नाम क्या है, बच्चे से पूछा कि आप अपने बारे में अपना परिचय दीजिए, बच्चे से ये पूछ रहा है। तो इसमें बच्चा अपनी तरफ से जो भी उसको आता है वो सब कुछ वो बताएगा। तो ये आपका अपसारी चिंतन है, इसको अपसारी सोच भी कहा जाता है, इसको क्रिएटिव थिंकिंग भी कहा जाता है, और इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहा जाता है। तो ऐसी गतिविधियाँ तैयार करनी चाहिए जो किसको बढ़ावा दें, अपसारी सोच को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है शिक्षक के व्यवहार का आत्मीयता से परिपूर्ण होना, ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना, ऑप्शन सी है शिक्षक को केंद्र बिंदु मानकर चलना, ऑप्शन डी है शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास को मुख्य आधार मानना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? शिक्षक को केंद्र बिंदु मानकर चलना। ये आपका नेगेटिव पूछा है, क्योंकि शिक्षक को केंद्र बिंदु मान लिया तो बच्चा क्या करेगा फिर? ये आपका नेगेटिव है, और नेगेटिव का आंसर नेगेटिव हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभिकथन है, इसमें जिसको असर्शन है कि बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसी जो कई स्रोत हैं वहाँ से सीखते हैं। तर्क में कहा है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। तो आपने बताना है इसमें क्या ये दोनों सही हैं या फिर एक सही है, इसकी व्याख्या करता है नहीं करता है। तो फर्स्ट क्या कहा है कि बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के लिए उपयुक्त अपने जो है तरीके, जो स्रोत हैं वो ढूंढते हैं, ये तो आपका सही है। फिर समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। दोनों ही आपके सही हैं, और आपका जो तर्क है, आपका जो आर है वो आपके असर्शन ए की आपकी सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी जो डैश से ग्रस्त है ठीक से लिख नहीं पाता। यहाँ पर आपकी डिसेबिलिटीज़ पूछी है बच्चे की, तो लिखने की डिसेबिलिटी किससे रिलेट करती है आपके? ऑप्शन ए है डिस्ग्राफिया, ऑप्शन बी है डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी है अफेजिया, ऑप्शन डी है डिसकैल्कुलिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? जो बच्चा राइट से लिख नहीं पा रहा है तो लिखने की हो जाएगी आपके पास डिसग्राफिया। डिसग्राफिया हो जाता है आपका बच्चा सही से लिख नहीं पा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका डिसग्राफिया। और पढ़ने से इसमें क्या होगा, बच्चा बी को डी लिखता है, सा को वास लिखता है। और डिसलेक्सिया होती है आपकी पढ़ने से रिलेटेड, जिसमें बच्चा क्या करता है, चीज़ों को पढ़ नहीं पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यहाँ पर आप बता सकते हैं, आपको अलग ही नज़र आएगा, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है वाइगोत्स्की के बारे में क्या क्या आता है। इसमें भाषा आती है, परिपक्वता, संगठन, संतुलन,
तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? भाषा, क्योंकि वाइगोत्स्की ने भाषा को महत्व दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के विषय में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए है बुद्धि पिछले अनुभव के उपयोग की योग्यता है। ऑप्शन बी है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ऑप्शन सी है बुद्धि मूर्त चिंतन की योग्यता है। ऑप्शन डी है बुद्धि सीखने की एक योग्यता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो आपकी बुद्धि है वो आपकी मूर्ति नहीं, आपके मूर्त चिंतन, जो आपका कॉन्क्रीट, जो आपका चिंतन है उसकी योग्यता है, वो चीज़ों को देखने की, चीज़ों को देखकर सोचने की योग्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपने बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित है, आपका सही सुमेलित है। ऑप्शन ए में है आपका द्विकारिक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था आपका। ऑप्शन बी है समूह कारक सिद्धांत रस्टन ने दिया था। ऑप्शन सी है बहुबुद्धि सिद्धांत आपका स्पीयरमैन ने दिया था। ऑप्शन डी है आपका प्रतिदर्श सिद्धांत आपका बिने ने दिया। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि आपका जो समूह कारक सिद्धांत है वो आपका थ्रस्ट ने दिया, आपका थॉर्नडाइक ने क्या दिया था? बहुबुद्धि। और द्विकारक आपका स्पीयरमैन ने दिया था प्रतिदर्श, ये आपका बीने ने नहीं, बीने ने आपका एक कारक सिद्धांत दिया था बुद्धि का। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर निकलता है वो निकलता है आपका बी, कि समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डैश में सामान्य विद्यालय में अधिगम असमर्थी अथवा अधिगम बाधित व सामान्य शिक्षार्थियों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए है सामान्य शिक्षा। ऑप्शन बी है विशेष शिक्षा। ऑप्शन सी है अनुकूल शिक्षा। ऑप्शन डी है समावेशी शिक्षा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, जो कि आपका वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आंसर डी इसका राइट आंसर, कि समावेशी शिक्षा क्या हो जाती है, जिसमें आप सभी प्रकार के बच्चों को शामिल करते हो, चाहे वो आपके डिसेबल बच्चे हों, उनको भी आप उसमें शामिल करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? डिसेबिलिटी से आपका जो है ये सेकंड क्वेश्चन आया है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डिसेबिलिटीज़। तो क्या पूछा है यहाँ पर? गणितीय पूछा है, गणितीय का डिस्कैल्कुलिया होगा, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, गणितीय किसको करता है आपका रिप्रेजेंट? कैलकुलेटर को। तो कैलकुलिया हो जाएगा इसका ऑप्शन है डिस्कैल्कुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक रचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है इनाम से। ऑप्शन बी है सांस्कृतिक उपकरण से। ऑप्शन सी है स्कीमा से। ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक द्वंद्व से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सांस्कृतिक उपकरण से इनमें बदलाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है अधिगमकर्ताओं में असफलता का डर पैदा करना। ऑप्शन बी है बुरे प्रदर्शन के लिए बच्चों को शर्मिंदा करना। ऑप्शन सी है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। ऑप्शन डी है अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने से के तरीके खोजना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन डी, कि अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना। असफलता का डर नेगेटिव हो गया आपका, बच्चे को शर्मिंदा करना ये भी नेगेटिव हो गया, एक दूसरे से तुलना करना ये भी आपका नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव का आंसर आपका पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भावों में सामूहिक करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है समावेशन। ऑप्शन बी है खंडीकरण। ऑप्शन सी है अनुबंधन। ऑप्शन डी है अधिसंज्ञान। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, खंडीकरण। अक्षरों को याद करने की क्या है, जैसे आपके पास आपका बच्चे ने जैसे कि नंबर याद किया है, तो बच्चा क्या करेगा, उसको पूरा उसका 10 डिजिट का उससे याद नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगा, उसको डिवाइड करके कर लेगा, 4 का कर लेगा, फिर 4 का, फिर 2 का, ऐसे उसको कर लेगा। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस रणनीति को खंडीकरण, इसको चंकिंग कहा जाता है, कि उसको टुकड़ों में तोड़कर बच्चा उस काम को कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? यहाँ पर पूछा है प्राथमिक समाजीकरण की। ऑप्शन ए है किताबें और पत्रिकाएं। ऑप्शन बी है मीडिया। ऑप्शन सी है धार्मिक संस्थान। ऑप्शन डी है परिवार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो प्राथमिक जो समाजीकरण है वहाँ पर बच्चे का परिवार ही उसका क्या है, पहली एजेंसी उसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? यहाँ पर फिर आपकी अवस्था की ये स्टेज आ गई है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन डी है आपके पास इसमें किशोरावस्था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके पास जो आपका प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है वो आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था में बढ़ता है। प्रारंभिक प से प्रारंभिक और प से ही आपका प्रतीकात्मक खेल आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बालक इस प्रकार सीखता है कि वह सीखे जाने वाली सामग्री के सार तत्व को एक नियम के अनुसार समझकर तथा उसका संबंध पूर्व ज्ञान से जोड़ना सीखता है तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है रटकर सीखना, ऑप्शन बी है अन्वेषण सीखना, ऑप्शन सी है अधिग्रहण सीखना, ऑप्शन डी है अधिग्रहण सीखना, डी में क्या है आपका अर्थपूर्ण सीखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन डी कि बच्चा अर्थपूर्ण सीख रहा है। क्योंकि जब कोई बालक कैसे सीखता है, वो सीखे जाने वाली सामग्री के सार तत्व को एक नियम के अनुसार समझकर और उसका संबंध क्या करता है, वो जो उसकी नॉलेज है उसको जोड़कर सीखता है, तो उसको अर्थपूर्ण सीखना कहा जाता है। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।